नमस्कार, मेरा नाम कौशल मिश्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कलगांव में टीईटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 3 का तीसरा पाठ बस की यात्रा लेकर उपस्थित हूँ। यह मूलतः एक व्यंग है जो कि व्यंग सम्राट हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। व्यंग क्या होता है, पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगा। व्यंग एक माध्यम है जिसके द्वारा लेखक जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है। उसके इस कार्य में उसने हास्य का पुट डाला होता है। हल्का हास्य के साथ वो अपनी बात को रखता है। हम सभी इन विसंगतियों को जानते हैं, लेकिन उनके साथ हम सब कैसे भी जीने की आदत डाल लेते हैं। तो मैं हरिशंकर परसाई द्वारा इस लिखे गए इस पाठ का पहले वाचन करूंगा और चाहूंगा कि बच्चे भी इसका वाचन करें, क्योंकि गद्य का 2 से 3 बार वाचन करने से चीजें अपने आप स्वतः खुलने लगती हैं। शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ जानने होते हैं और फिर आप खुद ही पढ़ेंगे 2-3 बार तो चीजें समझ में आने लगती हैं। पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरफ प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे।
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस भोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो चली थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जाल हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उस तर्क की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई। लेखक इस पाठ में अपने और अपने 4 मित्रों की एक बस यात्रा का वर्णन करता है। उसे पन्ना जाना है, पन्ना से फिर सतना जाना है, वहां से ट्रेन पकड़ के जबलपुर जाना है। लेकिन वह शाम 4 बजे बस से पन्ना निकला है और बस की हालत ऐसी थी, लोग कह रहे थे कि रात में इसमें यात्रा नहीं करना। यह जानते हुए भी कि ये बस रात में यात्रा करने लायक नहीं है, यह बहुत ही खराब हालत में है, ये लोग बैठे। हम भी ऐसा ही करते हैं और वो सारे लोग जो बस में बैठे हुए ना, वो भी ऐसा ही कर रहे थे। शायद वो लोग जो उसमें बैठे थे अगर नहीं बैठते तो वो बस नहीं चल पाती और धीरे धीरे उसके मालिक उसको सही कराना पड़ता या उसको हटाना पड़ता। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था में अपने आप को हम रख लेते हैं और फिर इसी कारण वो बिगड़ती हुई व्यवस्था अपना अस्तित्व कायम रखती है। उसमें छोटी सी यात्रा में बहुत सारी चीजें हुई। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और टायर फिस कर गया। उसमें गाड़ी का मालिक भी था, उसको मालूम था कि गाड़ी की हालत खराब है, लेकिन वो भी लोगों को, अन्य लोगों को फंसाए रखने के लिए लोगों को लगे कि बस का मालिक खुद है, इसका मतलब बस सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस व्यंग विधा में कितना पर्याप्त हास्य है। आपको इसको पढ़ते हुए हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहेगी, लेकिन इसमें बहुत ही गंभीर बात छिपी है और यही व्यंग विधा की खूबसूरती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पुनः 2 बार कम से कम पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि हमारे व्यंग से सम्राट हरिशंकर प्रसाई ने क्या बात कही है। धन्यवाद।